Hello guys, I am Dhananjay Singh Dhandas and I am going to teach you the proper way, the use of subordinating conjunction. What is subordinating conjunction and how many kinds of subordinating conjunction? What are the conjunctions which we can use in different kind of sentences based on subordinating conjunctions. So now, subordinating conjunction. Subordinating conjunction. Subordinating conjunction. What is subordinating conjunction? Subordinating conjunction merely joins two sentences based on each other. ऐसे दो उपवाक्यों को जोड़ता है जो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। यानी कहने का आशय यह है कि पहले सेंटेंस का भाव तभी पूर्ण होता है जब दूसरे सेंटेंस का होना आवश्यक है, या दूसरे सेंटेंस का भाव तभी पूरा होगा जब पहले सेंटेंस का होना आवश्यक है। अर्थात एक दूसरे की उपस्थिति में ही दोनों सेंटेंस मिलकर के एक पूर्ण भाव देते हैं। ऐसे सेंटेंस जो है आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं और उसके लिए हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं, उप सहसंयोजक का। ओके, फॉर एग्जांपल, Ravi is weak because he does not care for it. बिकॉज यहाँ पे क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। रवि इज वीक, रवि कमजोर है। सिर्फ इतना कह दिया जाना काफी नहीं है, ये अधूरा सेंटेंस हो जा रहा। कमजोर कैसे भाई? ही डज नॉट केयर फॉर ईटिंग, वह ईटिंग पे ध्यान नहीं देता, खाने पे ध्यान नहीं देता, वह खाने पर ध्यान देना नहीं देता है। सिर्फ इतना ही कह देना काफी नहीं है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है कि वह कमजोर है, ध्यान नहीं देता है, उसका परिणाम है कि वह कमजोर है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि बिकॉज दो आश्रित उपवाक्यों को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। या देखिए नेक्स्ट, दो ही इज पुअर एट ही इज हैप्पी। यद्यपि वह कमजोर है फिर भी वह खुश है। वह कमजोर है, नो, वह गरीब है, वह खुश है। इज पुअर, वह गरीब है। सिर्फ इतना ही काफी नहीं, उसके पीछे उसका दूसरा डिपेंडेंट सेंटेंस दिया है, ही इज हैप्पी, वह खुश है। ही इज हैप्पी, वह इतना ही काफी नहीं, उसका डिपेंडेंट सेंटेंस है ही इज पुअर। अर्थात एक दूसरे से यह रिलेटेड, एक दूसरे पर बेस्ड है। गरीब होने फिर भी खुश होना, खुश होना फिर भी गरीब होना। यद्यपि वह गरीब है फिर भी क्या है? खुश है। दोनों मिलते हैं तभी उसका कंप्लीट सेंस क्या होता है? मिलता है। इस प्रकार का जो सेंटेंस होता है उसमें प्रयोग किया जाने वाला कंजंक्शन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाता है। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन शो करते हैं? यस, काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन? ये शोइंग क्या शो करता है? शोइंग टाइम, यह समय को शो करता है। सेकेंड, प्लेस को शो करता है। थर्ड, रीजन को शो करता है। रीजन को ही हम क्या कहते हैं? काज को शो करता है। नेक्स्ट, कंपैरिजन को शो करता है। यस, नेक्स्ट देख लेते हैं। कंडीशन को शो करता है, कॉन्ट्रास्ट को शो करता है, रिजल्ट को शो करता है, पर्पज को शो करता है और मैनर को शो करता है। इट मीन्स
काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कह सकते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कह सकते हो कि 9 काइंड्स ये शोइंग करता है। टाइम, प्लेस, रीजन और कॉज, कंपैरिजन, कंडीशन, कॉन्ट्रास्ट, रिजल्ट, पर्पस एंड मैनर। यू नो टाइम, यह इट मीन्स होता है समय। प्लेस इट मीन्स स्थान। रीजन इट मीन्स कारण। कंपैरिजन इट मीन्स तुलना। कंडीशन इट मीन्स शर्त। कॉन्ट्रास्ट इट मीन्स अंतर विरोध। रिजल्ट इट मीन्स परिणाम। पर्पज इट मीन्स होता है उद्देश्य। और मैनर यह होता है ढंग या तरीका। आई मीन देयर आर 9 काइंड्स ऑफ शोइंग ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। यह सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन 9 प्रकार से यहाँ पे शो किया गया है। अब हम इसको 1 बाय 1 पढ़ने का प्रयास करते हैं। पढ़ेंगे किसके बारे में, टाइम के बारे में। और टाइम में कितने प्रकार के कंजक्शन यूज किए जाते हैं, किस प्रकार के सेंटेंस में टाइम के कंजक्शन उसको ज्वाइन करता है, इसके बारे में हम डिटेल यहाँ आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट बनाए रखिए, कॉपी पे लिखते रहिए, आप लाइव में भी आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। टाइम इट मीन्स होता है समय। ऐसे दो सेंटेंस जो मोमेंटल होते हैं, जिस पर टाइमिंग बेस्ड होता है, एक घटना दूसरी घटना पे क्या होती है, आधारित होती है, या कह सकते हैं पहले सेंटेंस के द्वारा किया गया कार्य अगले में कुछ ऐसा रिएक्ट दिखलाता है जो टाइमिंग पे डिपेंड होता है, तो वहाँ पे हम टाइम के कंजक्शन यूज करते हैं। और टाइम के कंजक्शन मेनली क्या यूज करते हैं, व्हेन प्रयोग करते हैं, व्हेन, इवन। सबसे पहले हम व्हेन को देखते हैं। व्हेन इट मीन्स होता है जब। व्हेन होता है जब, 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 जब कभी भी। व्हेन वन टाइम को शो करता है जब घटना एक बार होती है, और यहाँ पे व्हेन एवर मेनी टाइम्स को शो करता है जब घटना एक नहीं बल्कि एक से क्या होती, अधिक बार घटित होती है। यस, फॉर एग्जाम्पल व्हेन ही saw his friends he became happy। जब वह अपने मित्रों को देखा तो वह खुश हो गया। जब भी क्या होता है कि व्हेन का प्रयोग कहाँ करते हैं, पहली घटना और दूसरी घटना के लिए कामा का प्रयोग किया जाता है। यानी जब सेंटेंस में शुरू में व्हेन का प्रयोग कर देते हैं तो दूसरे के लिए यहाँ पे तब या तो का इंग्लिश देन नहीं लिखा जाता है, सिर्फ कामा कर देते हैं। जब वह अपने मित्रों को देखा तो या तब he became happy, वह क्या हो गया, खुश हो गया। मतलब देखा तो खुश हुआ, देखने का अगला स्टेप है खुश होना, एक टाइम की बात है, उसमें नहीं खुश था, लेकिन जब अपने मित्रों को देखा तो क्या हो गया, खुश हो गया। या हम चाहे तो इसी सेंटेंस को ऐसे लिख सकते हैं, इसी सेंटेंस को हम पहले कर लेंगे, या he became happy, वह खुश हो गया, और इसको हम बाद में ले जाएंगे। when he saw his क्या है, friends। तो यहाँ पर जब बीच में हम when का प्रयोग करते हैं तो कमा का प्रयोग करना आवश्यक नहीं होता है, लेकिन when क्या है उसी सेंटेंस के साथ लिखा गया है जो पहले घटित हुआ है। मतलब पहले अपने मित्रों को देखा तब वह खुश हुआ, तो पहली घटना देखना है तब खुश होना है, या भी पहला देखना तब खुश होना, तो पहली घटना के साथ ही when होता है, तभी दूसरे के साथ जो है हम कामा का प्रयोग कर लेते हैं। और नहीं तो दूसरी घटना अगर पहले लिखते हैं तो when को बीच में प्रयोग करते हुए पहली घटना को लिखा सकता है, तब वहाँ पे हमें कामा करने की आवश्यकता नहीं होती है। यस, व्हेनेवर का प्रयोग करते हैं। पंडित नेहरू वाज वेलकम्ड व्हेनेवर ही वेंट टू फॉरेन। पंडित नेहरू वाज वेलकम, पंडित नेहरू का स्वागत हुआ। व्हेनेवर माने जब जब, व्हेनेवर जब प्रयोग कर दिया है तो ये डिपेंड करता है ना मेनी टाइम्स को। ये घटना एक बार की नहीं है बल्कि अनेकों बार की है कि पंडित नेहरू वाज वेलकम, पंडित नेहरू का स्वागत हुआ। व्हेनेवर माने जब जब या जब कभी भी, ही वेंट टू फॉरेन, जब कभी भी वो कहाँ गए, फॉरेन गए। इसको भी हम चाहे तो पहले लिख सकते हैं, व्हेनेवर पंडित नेहरू वेंट टू फॉरेन ही वाज वेलकम। मीन्स ऐसे, व्हेनेवर पंडित नेहरू वेंट टू फॉरेन, कमा कर देंगे और इसको बाद में हम लिख सकते हैं। पंडित नेहरू जब लिखा जा चुका है तो उसका प्रोनाउन यूज करेंगे, ये हो जाएगा ही वाज वेलकम। तो व्हेनेवर यानी यह मेनी टाइम्स को शो करता है।
तो जब भी वेन ईवर जहाँ लिखा है तो आप ये समझते हैं कि वो मेनी टाइम्स को शो कर रहा है, वेन लिखा है तो सिंगल टाइम को शो कर रहा है, अर्थात घटना एक बार हुई है। ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यस, अब हम प्रयोग कर लेते हैं यहाँ पे एज, सून एज और नो सूनर का प्रयोग कर लेते हैं। हम ये देखते हैं कि एज सून एज जहाँ पे यह अफर्मेटिव सेंस देता है, वहीं पर नो सूनर जो है निगेटिव सेंस दे रहा होता है। अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंस देता है। हाउ, कैसे देखते हैं? एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। एज सून एज ही saw his father, as soon as he saw his father, he began to read. जैसे ही वो अपने पिता को देखा, वह क्या हो गया? खुश हो गया, वह पढ़ने लगा। जैसे वो अपने पिता को देखा, वैसे ही he began to read, वह पढ़ने लगा। मतलब मोमेंटल है। यह प्रयोग अक्सर करते हैं जहाँ पे मोमेंटल होता है, विदाउट लॉसिंग द टाइम, दूसरी घटना घटित होती है। जैसे वो अपने पिता को देखा, वो पढ़ने लगा। श्योरली है ना, जैसे देखा होगा तो वह यह दिखाना चाहा होगा कि मैं पढ़ रहा हूँ। आई मीन कोई भी पेज पलट दिया होगा, उसको पता नहीं होगा कि कौन सा टॉपिक है, वह बस पढ़ना शुरू कर दिया। आई मीन विदाउट लॉसिंग टाइम। जहाँ पे ऐसी बात होती है तो वहाँ पे वेन का प्रयोग करने के बजाय एज सून एज का प्रयोग करना काफ़ी बेटर होता है। ओके, अब इसी को हम चाहें तो नो सूनर का प्रयोग कर सकते हैं। नो सूनर का प्रयोग कैसे करते हैं, इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पे एक चार्ट देख लेते हैं। चार्ट से आसानी से आपको समझ में आएगा कि एज सून एज और नो सूनर का प्रयोग एक ही सेंटेंस में कैसे करते हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन में भी यद्यपि इसका प्रयोग करता है। यद्यपि अफर्मेटिव सेंटेंस और यह जो है निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में जहाँ पे एज सून एज का प्रयोग किया होता है, वहीं पर निगेटिव में नो सूनर का प्रयोग कर लेते हैं। एज सून एज की जगह पे ही नो सूनर का प्रयोग कर लेंगे। देखिए, करते भी जाइए साथ साथ। और एज सून एज की जगह पे यहाँ पे हो जाएगा नो सूनर। एज सून एज की जगह पे नो सूनर। अब एज सून एज के साथ फर्स्ट सेंटेंस है ही saw his father और सेकंड है ही began to read। तो फर्स्ट सेंटेंस ही saw his father, जो फर्स्ट सेंटेंस होता है, फर्स्ट सेंटेंस जहाँ पे अफर्मेटिव होता है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बना देते हैं। क्या बना देते हैं? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव बनाइए, ही saw his father। तो सा सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड। तो यहाँ पे हो जाएगा डिड, और आगे हो जाएगा ही। और जब डू डिड प्रयोग करते हैं तो मेन फॉर्म यूज करते हैं, अर्थात यहाँ पे सी हो जाएगा, सी हिज फादर। इतना स्टेप तो हो गया। उसके बाद यहाँ पे होता है जो कामा, एज सून एज वाले में जहाँ पे हम कामा का प्रयोग कर रहे होते हैं, वहाँ हम नो सूनर के प्रयोग में देन का प्रयोग कर लेते हैं, अर्थात ये कामा जो है वहीं पे हो जाएगा देन। और देन के बाद ही, दूसरे सेंटेंस में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, देन ही बिगेन टू रीड। इस प्रकार से आप क्या देख रहे हैं कि एज सून एज का प्रयोग नो सूनर में कैसे कन्वर्ट करें, ये आपके सामने ग्राफ बनकर के तैयार हो चुका है। इस तरह से सेंटेंस एग्जाम में भी देता है, और इसी कहता है निगेटिव में कन्वर्ट किया है, ऐसे दे देता है कहता है अफर्मेटिव में कन्वर्ट किया है। तो इस प्रकार से आप कन्वर्जन भी